फिल्म की शुरुआत होती है ट्रेन की पटरी के दृश्य से और स्क्रीन पर साल 1968 दिखाया जाता है। एक व्यक्ति, पॉल, अपनी प्रेमिका आयरिस के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। एक आसमान को छूती हुई ऊंचाई पर बना रेस्टोरेंट जिसमें ग्लास फ्लोर होता है। आयरिस जब इस नई जगह को देखती है तो वो बेहद खुश हो जाती है। इस खास मौके को कैप्चर करने के लिए पॉल और आयरिस की एक तस्वीर भी ली जाती है जिसमें उनके पीछे वो ऊंचा टावर दिखाई देता है। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करते हैं। रेस्टोरेंट की फर्श पूरी तरह कांच की बनी होती है जिससे नीचे का हर नजारा साफ दिखाई देता है। बीचों बीच एक लाइव किचन होता है और हर तरफ पार्टी का माहौल बना होता है। पार्टी के दौरान आयरिस पॉल के कोट की जेब में एक गुलाब का फूल रखती है, लेकिन उसकी उंगली कांटे से चुभ जाती है और खून निकलने लगता है। थोड़ी ही देर में आयरिस को उल्टी आ जाती है। ये सब देख वहां पर मौजूद एक गायिका समझ जाती है कि आयरिस गर्भवती है। जब वह आयरिस से पूछती है तब आयरिस भी चौंक जाती है। ये बात उसे भी अभी अभी पता चली थी। हालांकि इस खबर से आयरिस बहुत खुश होती है। वहीं उसकी नजर उसी गायिका के छोटे बच्चे पर जाती है और उसे उस बच्चे के प्रति एक अनजाना सा आकर्षण महसूस होता है। थोड़ी देर बाद पॉल आयरिस को लेकर छत पर बनी टेरेस पर जाता है, जहां वो घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। आयरिस खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और पॉल को यह भी बताती है कि वो मां बनने वाली है। पॉल ये सुनकर बेहद खुश होता है, लेकिन उसी टेरेस पर गायिका का वो शरारती बेटा एक सिक्का ऊपर से नीचे फेंक देता है। सिक्का सीधे नीचे जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि वहां लगे ऐसी यूनिट की वैक्यूम प्रेशर उसे खींच लेता है। नीचे रेस्टोरेंट में डांस और मस्ती का माहौल बना रहता है। तभी जमीन हल्के हल्के हिलने लगती है। उसी दौरान वो सिक्का ऐसी डक्ट के अंदर घूमते हुए पंखे से टकराता है। अचानक रेस्टोरेंट की कांच की फर्श टूटकर गिर जाती है। लोग एक एक कर नीचे गिरने लगते हैं। पॉल खुद को बचाने की कोशिश करता है, एक कांच के टुकड़े को पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ कट जाता है और अंततः वो भी नीचे गिरकर जान गंवा देता है। आयरिस उस समय एक मजबूत जगह पर खड़ी होती है, इसलिए वो बच जाती है। उसी बीच सिक्का डक्ट से निकलकर गैस पाइप से टकराता है, जिससे पाइप में लीकेज हो जाता है। फिर लाइव किचन में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरी जगह जलने लगती है। गायिका भी इस हादसे में मारी जाती है। आयरिस खुद को बचाने के लिए एक पियानो के नीचे छिप जाती है। इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर लिफ्ट तक पहुंचती है, लेकिन लिफ्ट में पहले से ही बहुत लोग भरे होते हैं। लिफ्ट नीचे जाने ही वाली थी कि अचानक एक आदमी उसके नीचे आ गया। उसका पूरा शरीर कुचल गया और लिफ्ट का सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया। अंदर मौजूद सभी लोग लिफ्ट में ही मारे गए। आयरिस जैसे तैसे ऊपर वापस आई तो देखा कि रेस्टोरेंट आधा हिस्सा एक तरफ झुक चुका है। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस झुके हुए हिस्से को सिर्फ एक पियानो ही संतुलन में रखे हुए था। उसी वक्त वह घूमता हुआ सिक्का, जो पहले डक्ट में घूम रहा था, आकर पियानो पर गिरता है। उसका वजन संतुलन बिगाड़ देता है और झुका हुआ पूरा हिस्सा नीचे गिर जाता है। उसमें मौजूद सभी लोग गिरकर मारे जाते हैं। इसी दौरान आयरिस को वह बच्चा दिखाई देता है जो उस गायिका का बेटा था। आयरिस उसे पकड़ लेती है और हर हाल में उसे बचाना चाहती है, लेकिन जमीन उसके नीचे से फटने लगती है। खुद को बचाने के लिए आयरिस लोहे की दो सरियों के बीच में अपनी अंगूठी अटका देती है ताकि किसी तरह टिक पाए, मगर उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है और अंगूठी भी हाथ से निकल जाती है। और फिर आयरिस और वह बच्चा दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तभी अचानक एक लड़की चीख मारती है। अब हमें पता चलता है कि जो कुछ हमने अभी तक देखा वो एक लड़की स्टेफनी की कल्पना थी, एक डरावना भ्रम। स्टेफनी अपनी कक्षा में बैठी थी और उसकी चीख से पूरी क्लास में खलबली मच जाती है। जब प्रोफेसर ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे बार बार ऐसे डरावने विजन आते हैं जैसे कोई सपना नहीं बल्कि पुरानी यादें हों। रात को भी वह डर से चीख कर उठ जाती है। उसकी रूममेट उसे सलाह देती है कि तुम्हें अपने परिवार से इस बारे में बात करनी चाहिए। स्टेफनी अपने घर जाती है, वहां अपने पिता से मिलती है और अपने भाई से भी, जिससे उसका बहुत गहरा लगाव है। दोनों साथ में अपने मामा के घर जाते हैं जो उनकी माँ का भाई था। वहां उनके कई कजिन्स रहते हैं और आपस में सबका अच्छा रिश्ता होता है। सभी खुशियों में मशगूल थे। तभी स्टेफनी अपने मामा से अपनी दादी आयरिस के बारे में पूछती है, वही आयरिस जिसे हमने अब तक की स्टेफनी की विजन में देखा। ये सुनकर मामा गुस्से में आ जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारी दादी हमारे लिए मर चुकी है, वो पागल हो गई थी, हमें छोड़कर एक आइलैंड पर जाकर रहने लगी और फिर कभी लौट कर नहीं आई। उसकी वजह से ही तुम्हारी माँ की मानसिक हालत भी बिगड़ गई और वह भी हमें छोड़कर चली गई। मामा आई ये कहकर चले जाते हैं, लेकिन मामी स्टेफनी की मदद करती हैं। वो उसे आयरिस के भेजे हुए कुछ पुराने खत, उसका पता और कुछ सामान देती है। उन्हीं चीजों में एक तस्वीर होती है पॉल और आयरिस की, उस स्काईव्यू रेस्टोरेंट के सामने ली गई।
जैसे ही स्टेफनी वह तस्वीर देखती है, वह अंदर से कांप उठती है। यही वो तस्वीर है जो उसने अपने विजन में देखी थी। वही टॉवर, वही रेस्टोरेंट, सब कुछ वही। अब स्टेफनी तय करती है उसे अपनी दादी से मिलना है और इसके लिए वह अकेले ही निकल पड़ती है उस वीरान आइलैंड की ओर। स्टेफनी जब उस आइलैंड पर पहुंची तो वहां एक पुराना टूटा फूटा सा घर था। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर सीलन, छत से पानी टपकता हुआ और चारों ओर सन्नाटा। स्टेफनी ने वहां लगे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखा और खुद का परिचय दिया। कुछ देर बाद आयरिस ने दरवाजा खोला और स्टेफनी को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दी। वो स्टेफनी को अंदर बुलाती है और गले लगा लेती है। आयरिस उससे पूछती है, तुम्हारी माँ कैसी है? स्टेफनी उदासी से जवाब देती है, माँ ने तो हमें बचपन में ही छोड़ दिया था, पापा ने ही पाला है। अब स्टेफनी अपनी बात पर आती है, दादी, मैं आपको और दादाजी को स्काईव्यू रेस्टोरेंट के सामने देख चुकी हूँ। मैं हर दिन हर रात वो सपना देखती हूँ जिसमें वह रेस्टोरेंट टूट रहा है, आप सब मर रहे हो। ये कोई आम सपना नहीं लगता, जैसे सब कुछ सच्चा हो। ये सुनकर आयरिस गंभीर हो जाती है। वह कहती है, जैसे तुम्हें ये विजन आते हैं वैसे ही मुझे भी आते थे, और इन्हीं विजन्स की वजह से मैं उस दिन के भयानक हादसे में सबको बचा पाई थी। स्टेफनी चौंकते हुए पूछती है, आपने उस दिन सबकी जान बचाई थी? आयरिस ने सिर हिलाया। हाँ, उस दिन एक बच्चा सिक्का घुमा रहा था, वही सिक्का जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। मैंने वो सिक्का उससे ले लिया था और मुझे पहले से ही पता था कि फ्लोर टूटने वाला है, इसलिए मैंने माइक से अनाउंस किया ताकि लोग वहां से हट जाएं। इसी वजह से बहुत लोगों की जान बच पाई थी। स्टेफनी अब और भी चौंकी हुई थी, लेकिन आयरिस का चेहरा अब डर और दर्द से भरा था। वह बोली, लेकिन मौत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। जिन लोगों को उस दिन मैंने मौत से बचा लिया था, मौत ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्हें ढूंढा और मार डाला। यहाँ तक कि जिनकी जान बची और जिनके बच्चे बाद में पैदा हुए, मौत उन्हें भी नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि अगर वो लोग उस दिन मर जाते तो उनके बच्चे कभी जन्म ही नहीं लेते। इसीलिए मौत अब उनके बच्चों को भी मार रही है। फिर एक दिन पॉल, तुम्हारे दादाजी, को कैंसर हुआ और उसकी मौत हो गई। तब मुझे समझ आया कि अगली बारी मेरी है। तभी मैं इस आइलैंड पर छुप गई, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी माँ, उसके भाई, उनके बच्चे, यानी तुम और तुम्हारा भाई, सबको ले जाएगी। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सब सुरक्षित हो। ये सुनकर स्टेफनी कांपने लगी। उसके चेहरे पर डर और सवाल दोनों थे। उसने पूछा, तो फिर मुझे ये विजन क्यों आ रहे हैं? आयरिस ने स्टेफनी से कहा, क्योंकि अब मौत हमारे पीछे है। ये सुनते ही स्टेफनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अंदर तक डर चुकी थी। फिर आयरिस ने एक पुरानी सी किताब उसे दी। उस किताब में उस हादसे में बचे हुए लोगों की कहानियां थीं, कैसे वो लोग बाद में अलग अलग तरीकों से मरे, और साथ ही उस किताब में ये भी लिखा था कि मौत को कैसे धोखा दिया जा सकता है। स्टेफनी को ये सब बकवास लगा। उसने किताब लेने से मना कर दिया और कहा, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गई। लेकिन आयरिस, जो सालों से उस केबिन से बाहर नहीं निकली थी, अब अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद मौत के सामने आने का फैसला कर चुकी थी। वो तेजी से बाहर आई और भागकर उसने किताब स्टेफनी को दे दी। कहती है, अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी और खुद को बचाने के लिए तुम्हें इस किताब का इस्तेमाल करना ही होगा। स्टेफनी को अब भी विश्वास नहीं था। तब आयरिस बोली, अब मेरी मौत देखो। इसी के साथ हमें दिखता है कि एक जगह से गैस लीक होती है। गैस के कारण एक चीज खराब होती है, फिर दूसरी, और जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर एक तेज धक्का आता है, कोई चीज पीछे से आती है और आयरिस की पीठ में घुस जाती है। आयरिस की वहीं मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को यकीन हो जाता है कि आयरिस जो कह रही थी वो सच था। 2 दिन बाद आयरिस का अंतिम संस्कार होता है। स्टेफनी की माँ भी वहां आती है। अब स्टेफनी को एहसास होता है कि अगला नंबर उसकी माँ का हो सकता है। अपनी माँ को बचाने के लिए वो उस किताब को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें आयरिस ने वो सिक्का भी छुपा कर रखा था, जिससे उस दिन के हादसे को रोका गया था। सब कुछ समझकर स्टेफनी अब अपने परिवार को कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल उठा नहीं रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्टेफनी का पूरा परिवार एक पार्टी में बिजी था और यहीं से मौत का खेल शुरू होता है। एक ग्लास टूटता है, उसका एक टुकड़ा बर्फ के टुकड़ों में गिर जाता है। अब सब लोग वहीं से बर्फ ले रहे थे। वो कांच का टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के ड्रिंक में चला जाता है, लेकिन उन्होंने उस ग्लास को एक तरफ रख दिया। इसी बीच वहां रखी चीजें एक एक करके अपनी जगह से खिसकने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें प्लान के हिसाब से सेट कर रही हो। तभी ग्लास गिरता है और कांच का एक टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के पांव में घुस जाता है। वो दर्द से गिर पड़ते हैं। उनके गिरने से जमीन में कंपन होता है, जिससे एक औजार सीधा घास काटने वाली मशीन पर गिरता है। मशीन अपने आप चालू हो जाती है और अचानक घूमती हुई उनके चेहरे की तरफ बढ़ती है, और फिर पूरे परिवार के सामने स्टेफनी के अंकल की चीखों के साथ उसकी भयंकर मौत हो जाती है। अब वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। स्टेफनी दौड़कर आती है और सबको समझाती है कि मौत अब हमारे पीछे है।
वो बताती है कि कैसे उस दिन टावर गिरने से पहले आयरिस ने सबको बचा लिया था, लेकिन फिर मौत ने उन सबको एक एक करके ढूंढ निकाला और मारा। अब सिर्फ उनका परिवार और एक और लड़के का परिवार ही जिंदा है। स्टेफनी कहती है, पहले आयरिस मरी, फिर उसका सबसे बड़ा बेटा, अब बारी हमारी है। अपने अंकल की मौत के बाद अब बारी थी उनकी बेटी की, यानी स्टेफनी की कजिन की। और स्टेफनी ने कहा, जब मेरी माँ मरेगी तब मेरी बारी आएगी। लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि उसके अंकल के बच्चे, उसके कजिन्स, उस पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि तू हमारे पापा की मौत का मजाक बना रही है। बस एक इंसान था जो स्टेफनी की बातों को मान रहा था, उसकी माँ। लेकिन अफसोस, स्टेफनी खुद अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। अब कहानी घूमती है स्टेफनी के कजिन, उसके अंकल के बड़े बेटे की तरफ। वो अपने पियर्सिंग शॉप में था, काम खत्म करता है, शटर गिराता है और अपने पापा की याद में उनका पोर्ट्रेट टैटू बनवाता है। इस वक्त उसकी नाक में एक पिन लगी होती है। तभी शॉप में ऊपर लगा फैन ऑन हो जाता है। फैन के साथ एक मैग्नेटिक चेन भी जुड़ी होती है जो सीधा उसकी नाक की पिन से चिपक जाती है। जैसे ही फैन घूमता है, चेन भी घूमती है और वो लड़का हवा में झूलने लगता है। नीचे काफी सारा केरोसिन पड़ा होता है। उसका लाइटर गिरता है जिससे आग लग जाती है। वो किसी तरह खुद को चेन से आजाद करता है, लेकिन जैसे ही नीचे गिरता है, सीधा आग की लपटों में गिरता है। शॉप पूरी तरह जलने लगती है। उधर स्टेफनी को जैसे ही ये खबर मिलती है कि उसकी शॉप में आग लग चुकी है, वो तुरंत वहां जाने निकलती है। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, वो लड़का खुद उसके सामने आ जाता है, जला हुआ लेकिन जिंदा। हैरानी की बात ये थी कि उसके शरीर पर एक हाथ के अलावा और कोई चोट नहीं थी। वो हंसते हुए स्टेफनी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। स्टेफनी थोड़ी उलझन में आ जाती है और वो अब उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन वो अब भी सड़क पर मौजूद हर चीज को ध्यान से देख रही थी कि कौन सी चीज इस लड़के को नुकसान पहुंचा सकती है। उसी वक्त एक कूड़ा गाड़ी, गार्बेज ट्रक, वहां से गुजरती है। स्टेफनी कहती है, इससे दूर रहो, लेकिन वो लड़का हंसते हुए जाकर उस गाड़ी से गले लग जाता है और उसे कुछ नहीं होता। अब वो और जोर से हंसता है और कहता है, देखा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। अब उसकी बहन भी टहलने के लिए बाहर जाती है। अचानक उसके पैर के नीचे एक बॉल आ जाती है और वो लुढ़कते हुए सीधा एक कचरे के बास्केट में गिर जाती है। उसी वक्त गाड़ी वाले लोग आते हैं और बिना देखे पूरे बास्केट को उठाकर गाड़ी में फेंक देते हैं। स्टेफनी और वो दोनों भाई भी ये सब देख लेते हैं। अब तीनों भागते हैं उस ट्रक की तरफ, उसे रोकने के लिए। स्टेफनी अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक के अंदर कचरा कुचलने वाली मशीन चल रही थी और उसी मशीन में उस लड़की का शरीर भी आ जाता है। वो पूरी तरह से कुचल जाती है। स्टेफनी के हाथ में सिर्फ उसकी बहन का हाथ बचता है, बाकी शरीर खत्म। उस लड़की की इस भयानक मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। अब स्टेफनी का भाई उसके पास आता है और कहता है, तू सही थी स्टेफनी। लेकिन इस बार स्टेफनी खुद अपने अंदाजों पर शक करने लगी थी। उसके मन में सवाल था, जो लड़की मरी है, असल में तो उसके बड़े भाई को मरना चाहिए था। तभी वहां आती है उनकी आंटी और एक बहुत बड़ा राज खोलती है। वो कहती है, असल में वो लड़का स्टेफनी के अंकल का सगा बेटा था ही नहीं, इसलिए वो बच गया और उसकी बहन मर गई, क्योंकि वही उसकी असली बेटी थी। ये सुनकर स्टेफनी सन्न रह जाती है। अब सभी लोग स्टेफनी के साथ आ जाते हैं, क्योंकि अब सबको यकीन हो चुका था कि स्टेफनी की बातें झूठ नहीं थी। अब उस मरी हुई लड़की का छोटा भाई डर के मारे स्टेफनी से कहता है, इसका मतलब अब मेरी बारी है? स्टेफनी, मुझे मरना नहीं है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्टेफनी कहती है, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तभी उसका भाई कहता है, तुमने पहले सब जान लिया था, तुम इस बार भी समझ पाओगी, बस अपने आसपास ध्यान दो। स्टेफनी को आयरिस की बात याद आती है, जिसने उसे एक लड़के के बारे में बताया था जो मौत को मात दे चुका था। वो लड़का अब भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो जिंदा था क्योंकि उसने मौत को चकमा दिया था। अब ये सभी लोग उसे ढूंढने निकलते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसका नाम लेते हैं, जेडी, वो हैरान हो जाता है। जेड कहता है, मुझे ये नाम सिर्फ एक इंसान ने दिया था, आयरिस। सब उससे पूछते हैं, तुम आयरिस को कैसे जानते हो? जेडी बताता है, जब टावर वाला हादसा हुआ था, मैं वहां था, मैं उस सिंगर का बेटा था। यह सुनकर स्टेफनी को पूरा विजन याद आ जाता है। अब वह भी जेड को पहचान जाती है। जेड बताता है, आयरिस मुझसे सालों पहले मिलने आई थी अपने पति पॉल को बचाने के लिए, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाई। स्टेफनी पूछती है, क्या ऐसे कोई लोग हैं जो इस मौत से बच निकले हों? जेडी जवाब देता है, हाँ, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मौत को मात दी थी, लेकिन उस तरह नहीं। पहले वो मरे, मौत ने उन्हें शिकार बना लिया, फिर किसी डॉक्टर या किसी के प्रयासों से उन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई
और इसके बाद मौत ने उन्हें कभी नहीं ढूंढा। स्टेफनी कहती है, प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन जेड कहता है, मैं भी मौत को एक बार गले लगाकर उसे चकमा दे चुका हूँ, लेकिन अब मुझे भी मरना है क्योंकि मुझे कैंसर है और मौत से कोई नहीं भाग सकता। यही हमारी आखिरी मंजिल है। उससे पहले जो वक्त बचा है उसे खुलकर जीना चाहिए। सभी लोग मायूस हो जाते हैं। तभी उन दोस्तों में से एक को एक बहुत खतरनाक आइडिया आता है। मैं अपने भाई को मूंगफली खिला दूंगा जिससे उसे एलर्जी है। इससे वो मरने के करीब पहुंचेगा। और उसका इरादा ये था कि जैसे ही उसका भाई मरने के करीब होगा वो उसे तुरंत सीपीआर या डॉक्टर की मदद से वापस जिंदा कर देगा ताकि मौत उसे गिनती से हटा दे। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर, जहां मौत का खेल और भी खतरनाक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टेफनी का बड़ा कजिन भाई, जो पहले भी कई बार मौत को चकमा दे चुका है, अब अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश करता है। उसके भाई को चॉकलेट में मिला पीनट खाने से एलर्जी हो जाती है। वो बेहोश हो जाता है, तो उसका बड़ा भाई उसे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन और मेडिकल सहायता देने की कोशिश करता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ऐसा लग रहा था कि वे मौत को फिर एक बार मात दे देंगे, लेकिन तभी बड़ा भाई वेंडिंग मशीन के पास जाता है जहां से उसे पीनट चॉकलेट निकालनी होती है, लेकिन वेंडिंग मशीन काम नहीं करती। जल्दबाजी में वह हाथ से मशीन खोलकर पीनट निकालने की कोशिश करता है। इसी दौरान मशीन की स्क्रू ढीली हो जाती है। फिर वे दोनों एक कमरे में जाकर छिपते हैं। बड़ा भाई छोटे से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एंटी एलर्जिक दवा लाता हूँ। इतना कहकर वह दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन दरवाजा तेजी से बंद होने के कारण कुछ बटन अपने आप दब जाते हैं और वहीं मौजूद एमआरआई मशीन भी ऑन हो जाती है। कुछ समय बाद वह लड़का इंजेक्टर और व्हील चेयर के साथ वापस आता है। वह छोटे भाई को पीनट चॉकलेट खाने को कहता है ताकि उसे मौत के गेम से बाहर निकाला जा सके, लेकिन उनके इस प्लान से पहले ही एमआरआई मशीन एक्टिव हो जाती है। उसकी तेज मैग्नेटिक रेज के कारण कमरे में मौजूद सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स उसकी ओर खींचने लगते हैं। अब जो स्टेफनी का कजिन भाई था, उसके शरीर में जगह जगह पियर्सिंग थी। एमआरआई मशीन की ताकतवर खींच से वह अपने व्हील चेयर सहित मशीन की ओर खींचने लगता है। वो बेहद अजीब तरीके से खिंचता हुआ अंदर चला जाता है। वो खुद को बचा नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में एमआरआई मशीन और उसके मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो वहीं मारा जाता है। इसी बीच उसका छोटा भाई, जिसने पीनट चॉकलेट खा ली थी और एलर्जी से तड़प रहा था, वो जल्दी से इंजेक्शन खुद ही लगा लेता है और ठीक हो जाता है। लेकिन तभी जिस वेंडिंग मशीन को उन्होंने पहले मैन्युअली खोला था, उसमें से एक स्प्रिंग अचानक बाहर निकलता है। वो स्प्रिंग एक दीवार से टकराकर दूसरी दीवार से टकराता है और फिर सीधे जाकर उस छोटे भाई को लग जाता है जिसने अभी अभी खुद को एलर्जी से बचाया था। वो वहीं पर मर जाता है, यानी मौत ने फिर से उसे नहीं छोड़ा। मौत ने अपना काम पूरा कर लिया। अब सभी लोग दुखी हो जाते हैं उनकी मौत से। स्टेफनी अपनी माँ से कहती है, अब तुम्हारी बारी है मम्मी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें उस घर में चले जाना चाहिए जहाँ नानी यानी आयरिस रहा करती थी, क्योंकि तुमने भी तो वहीं काफी समय बिताया था। उसकी माँ इस बात से सहमत हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी की किताब से वो सिक्का फिसलकर नीचे गिर जाता है, जिसे एक बुजुर्ग औरत उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। अब स्टेफनी अपनी माँ को जल्दी से अपनी नानी के घर भेज देती है। वो कहती है, माँ, जब तक आप जिंदा हैं हम पर कुछ नहीं होगा। ये कहकर वह अपनी माँ को अपने भाई के साथ उस घर में भेज देती है। लेकिन यहाँ हमें पहले से दिखा दिया गया था कि उस घर में गैस का रिसाव हो चुका है और बिजली की चिंगारियां भी उठ रही हैं। स्टेफनी की माँ को गैस की बदबू महसूस भी होती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। कुछ ही पलों में गैस और स्पार्क के कारण एक जबरदस्त विस्फोट होता है। इस धमाके से स्टेफनी की कार भी पास के तालाब में गिर जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। अंदर स्टेफनी की माँ आग की लपटों में जल जाती है। बाहर उसका भाई घर के पास खड़ा होता है, लेकिन वो गिर पड़ता है। उसे लगता है कि उसके ऊपर एक टावर गिरने वाला है। तभी उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ कर आती है और उसे धक्का देकर अलग कर देती है। टावर उसकी माँ के ऊपर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस लड़के को एहसास होता है कि अब बारी स्टेफनी की है। वो झट से पानी में छलांग लगाता है और डूबी हुई स्टेफनी को बाहर निकालता है, लेकिन तब तक स्टेफनी की सांसें बंद हो चुकी थीं। वो उसे सीपीआर देता है और चमत्कार होता है। स्टेफनी फिर से जीवित हो जाती है। ये देखकर सबको बेहद खुशी होती है, क्योंकि मौत को अपनाकर भी स्टेफनी फिर से जिंदगी में वापस आ गई थी। अब स्टेफनी और उसका भाई सोचते हैं कि उन्होंने मौत को मात दे दी है। दोनों को खुशी है कि वे अब तक जिंदा हैं, लेकिन उनकी माँ और बाकी लोगों की मौत का गम भी उनके चेहरे पर साफ झलकता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब उनकी जिंदगी पहले जैसी हो गई थी। आज चार्ली, स्टेफनी का छोटा भाई, का ग्रेजुएशन सेरेमनी है। सभी लोग सेरेमनी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्टेफनी उत्साहित होकर चार्ली की जैकेट में एक गुलाब का फूल लगाती है।
उसी समय गुलाब का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और उसके हाथ से खून निकलता है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में आयरिस के हाथ से खून निकला था। इसे देखकर स्टेफनी को एहसास होता है मौत का खेल फिर से शुरू होने वाला है। दृश्य बदलता है। वो सिक्का दिखाया जाता है जो आयरिस ने एक बार गिरने से बचाया था। अब वो एक बूढ़ी औरत के पास है। जैसे ही वो औरत अपना पर्स खोलती है, सिक्का फिसल कर रेलवे ट्रैक पर गिरता है। सिक्का घूमता घूमता एक रेलवे जंक्शन के बीच में अटक जाता है, जिससे लगता है कि ट्रेन ट्रैक डैमेज हो सकता है। दृश्य फिर बदलता है। स्टेफनी और उसका भाई अपने घर में होते हैं। तभी उनका पड़ोसी डॉक्टर आता है, जो चार्ली का दोस्त भी है। वो स्टेफनी से कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम जिंदा हो। तुम्हारा भाई मुझे सब बता चुका है। स्टेफनी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैं तो मौत को मात देकर वापस आई हूँ। डॉक्टर जवाब देता है, नहीं, तुम मरी नहीं थी। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस नहीं लेता, तभी उसे मृत घोषित किया जाता है। लेकिन तुम तो 2 मिनट में ही सांस लेने लगी थी। इसका मतलब तुम मरी नहीं थी, बस बेहोश थी। ये सुनकर स्टेफनी और उसका भाई चौंक जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने मौत को धोखा नहीं दिया। मौत अभी भी उनका इंतजार कर रही है। स्टेफनी अब अपने चारों ओर मौत के संकेत देखने लगती है। उसे सब कुछ डरावना लगने लगता है। उसी वक्त ट्रेन जो ट्रैक से उतर गई थी, वह सीधा उनकी तरफ आने लगती है। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज होती है। स्टेफनी और उसका भाई भागने लगते हैं। ट्रेन तो आखिरकार रुक जाती है, लेकिन उसी वक्त ट्रेन के पीछे से कुछ लकड़ियां हवा में उड़कर आती हैं और तेजी से दोनों भाई बहन के शरीर में घुस जाती हैं। और इसी तरह दोनों की मौत हो जाती है। फिल्म का आखिरी मैसेज ये होता है, मौत को धोखा नहीं दिया जा सकता। एक दिन सभी को मरना ही होता है।